सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो कि तुम किसी के भी दिमाग की बातें पढ़ सको, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ और साथ ही किसी के भी कपड़ों के अंदर झांक सको। पर हाँ, इस वाली पावर पे ज्यादा ध्यान मत देना। अच्छा, मान लो ये सारी पावर्स तुम्हारे पास हो, सोचो कितना मजा आता है ना। लेकिन हमारे हीरो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि उसके पास ऐसी ढेरों सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनके बारे में हम आम लोग तो सिर्फ सपने ही देखते हैं, फिर भी उसे जरा सा भी मजा नहीं आता। क्यों? शायद वो थोड़ा चोमू टाइप का है, या शायद पावर्स होने के बाद जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती। हाँ, जो भी हो, चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारे हीरो को ऐसा क्या चाहिए जिससे उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा मजा आ सके। कुसवो गुलाबी बालों वाला एक टीनेजर जिसके पास ढेर सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। 16 साल पहले वो एक बिल्कुल साधारण से परिवार में पैदा हुआ था। उसके पापा कुनेहारू साइकी और माँ कुरुमी साइकी दोनों ही बहुत अच्छे और प्यारे इंसान हैं। कुसवो ने पैदा होने के सिर्फ 14 दिन बाद बोलना शुरू कर दिया था। 1 महीने का हुआ तो चलना शुरू कर दिया, और तो और 1 साल का होने से पहले ही वो हवा में चलने लग गया था। एक बार उसकी माँ ने देखा कि उनके घर में चिकन मसाला खत्म हो गया है, तो छोटा सा कुसुओ सीधा टेलीपोर्ट होके दुकान पहुंच गया और चिकन मसाले के साथ देसी का पाव भी ले आया। इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी उसके पेरेंट्स घबराए नहीं, ना उसे हॉस्पिटल ले गए, ना किसी साइंटिस्ट के पास, जैसा कि कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं। सालों बाद हम देखते हैं कि कुसुओ अब हाई स्कूल में है। उसके पास टेलीपैथी, साइकोकाइनेसिस, एक्सरे विजन, टेलीपोर्टेशन जैसी ढेरों पावर्स हैं। नॉर्मल लोग तो ऐसी शक्तियों के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन कुसुओ खुश नहीं है। उसे लगता है कि पावर्स ने उससे जिंदगी की बेसिक चीजें छीन ली हैं। कुछ भी मेहनत करके पाने का एहसास ही चला गया है। फिर भी कुसुओ ने अपने लिए एक शांत सी लाइफ चुन ली है। अगले सीन में जब कुसुओ स्कूल से घर आता है तो देखता है कि उसके पापा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी वाइफ ने फिर से लॉक बदल दिया है। कुसुओ एक छोटी सी पावर यूज करके लॉक खोल देता है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही मॉम डैड फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। पहले जो रिश्ता इतना प्यारा था वो अब आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ों में बदल चुका था। डिनर पे कुरुमी अपने हस्बैंड को जूते की डिश परोसती है। हाँ, सच में एक पुराना जूता जिस पर सॉस डाला हुआ होता है। ये सब सिर्फ अपने पति को तंग करने के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि कुसुओ की मम्मी दिल से बहुत अच्छी और शांत इंसान है। इसी वजह से कुसुओ बुरा इंसान नहीं बना। उसकी माँ ने ही उसे शांत रहना सिखाया है। वो उनकी लड़ाइयों को इग्नोर करता है। उसे लगता है कि ये दोनों अपने झगड़े खुद सुलझा लेंगे, उसे दखल देने की जरूरत नहीं। वो आराम से अपनी फेवरेट कॉफी जेली खाने बैठता है, लेकिन मॉम डैड की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है और उसका मूड खराब जाता है। अब जाके कुसुओ तंग आ जाता है। असल में मॉम डैड दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर दोनों झूठ बोल रहे हैं। कुसुओ को तो टेलीपैथी से सब पता चल जाता है। वो अपनी पावर्स यूज करके उन्हें एक दूसरे के मन की बातें सुना देता है। जैसे ही दोनों को सच्चाई पता चलती है, वे रोते धोते फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन बेचारा कुसुओ, उसकी कॉफी जेली तो मॉम ने उठा के डैड को दे दी प्यार दिखाने के लिए। अब हम आते हैं कुसुओ के स्कूल पर, पीके एकेडमी, जहां कुल 542 स्टूडेंट्स हैं और किसी को भी कुसुओ की पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता। कुसुओ ने बचपन से ही तय कर लिया था कि कोई उसकी शक्तियों के बारे में नहीं जान पाएगा। उसके किंडरगार्टन में एक टीचर को इस बात का शक हुआ था और फिर वो नौकरी छोड़ के भाग गई थी। कुसुओ हर गेम में अनबीटेबल है। वो टेलीपैथी से ओपोनेंट के मन की बातें पढ़कर पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि वो क्या करने वाले हैं। कुसुओ ऑक्टो पावर्स तभी यूज करता है जब उसके 200 मीटर के अंदर कोई नहीं होता। टेलीपैथी से वो पहले ही चेक कर लेता है। लेकिन उसकी क्लास में एक ऐसा लड़का है जिसका दिमाग वो नहीं पढ़ पाता है। उसका नाम है रिकी नेंडो। कुसुओ ये सोच के परेशान हो गया था कि आखिर ऐसा क्यों, लेकिन बाद में पता चला कि वजह बहुत सिंपल है। नेंडो के दिमाग में कोई सोच ही नहीं होती है। वो लिटरली दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता है। एक स्टूडेंट गैदरिंग के दौरान जब एक स्टूडेंट तकाशी अचानक बेहोश हो जाता है तो रिकी नेंडो और कुसुओ तुरंत उसे उठा के नर्स की ऑफिस में ले जाते हैं। तकाशी अचानक नर्स की ऑफिस में उठ जाता है। असल में रिकी नेंडो ने उसे सीपीआर दे दिया था, पर तकाशी सच में बीमार नहीं था, बस नाटक कर रहा था। वो दोनों को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और ऊपर से ये सुन के उसे घिन आ रही होती है कि रिकी नेंडो ने उसे सीपीआर दिया है। तभी पीई टीचर कमरे में घुसते हैं ये देखने की तकाशी ठीक है या नहीं। तकाशी तुरंत सारी गलती रिकी पर डाल देता है। कुसुओ तो चुप रहता है, लेकिन तकाशी को सबक सिखाने के बाद जब उसने कुसुओ को भी झूठ में घसीट लिया तो कुसुओ गुस्से में आ गया। कुसुओ ने पायरोकाइनेसिस यूज करके तकाशी का बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि उसे सचमुच हॉस्पिटल ले जाया गया। अब कुसुओ उस थर्मामीटर को नष्ट करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी रिकी उसे पकड़ लेता है। रिकी को लगता है कि कुसुओ भी तकाशी वाली बीमारी से पीड़ित है और वो उसे भी हॉस्पिटल जाने पर मजबूर कर देता है। अगले सीन में हमें एक नए स्टूडेंट से मिलवाया जाता है, शुन काइडू, जो एकेडमी का 2nd ईयर का स्टूडेंट है। शुन हमेशा खुद को ऐसे पेश करता है जैसे उसके पास
पास कोई अनोखी शक्ति हो। वो हर समय ये दावा करता रहता है कि एक दिन वो दुनिया को बचाएगा। एक दिन शुन सबको बताता है कि स्कूल में एक जहरीला सांप निकल आया है और इसे वो जेट ब्लैक विंग्स नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया नाश करने की साजिश मानता है। उसके हिसाब से डार्क रीयूनियन नाम की सोसाइटी उनके दुश्मन है और वे दुनिया को तबाह करने में लगी है। लेकिन शुन हमेशा ये भी कहता है कि वो उनकी चालों में कभी नहीं फंसेगा। शुन हर वक्त कुसुओ के पीछे रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ कुसुओ ही उसे समझ सकता है। उसे ये नहीं पता कि असली सुपर पावर्स तो कुसुओ के पास है। कुछ देर बाद असली स्नेक स्कूल में मिल भी जाता है। कुसुओ अपनी प्रेकॉग्निशन पावर से पहले ही जान गया था, इसलिए वो रेस्टरूम में छिप गया ताकि उसे पावर्स यूज ना करनी पड़े। शुन को जैसे ही स्नेक की लोकेशन पता चलती है, वो हीरो बनने का मौका पकड़ के उधर भाग पड़ता है। पर जैसे ही वो स्नेक के सामने पहुंचता है, उससे अपनी लाइफ डिसीजंस पे पछतावा होने लगता है। कुसुओ समझ जाता है कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो शुन तो गया। फिर अचानक वो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स का इस्तेमाल करके स्नेक को बेहोश कर देता है। बाहर से देखने पर सबको लगता है कि ये काम शुन ने किया है। तुरंत ही शुन सबकी नजरों में हीरो बन जाता है और शुन भी इस अटेंशन से हवा में उड़ने लगता है। कुछ समय बाद कुसुओ सड़क पर चल रहा होता है कि उसकी मुलाकात स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से हो जाती है, कोकोमी। कोकोमी हर लड़के का सपना है। वो कुसुओ को देखती है और एक स्वीट सा हाय बोलती है। उसे उम्मीद थी कि कुसुओ भी बाकी लड़कों की तरह उस पर फिदा होकर रिएक्ट करेगा, पर कुसुओ उसे पूरा इग्नोर कर देता है, बिल्कुल एक सख्त लौंडे की तरह। कोकोमी को लगता है कि शायद कुसुओ ने उसे देखा ही नहीं। वो फिर से कोशिश करती है और कुसुओ फिर इग्नोर कर देता है। बार बार ऐसा होने पर कोकोमी सोचने लगती है कि शायद कुसुओ असल में वहां है ही नहीं, शायद वो उसे इमेजिनेशन में देख रही है। कुसुओ इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है और तुरंत टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन कोकोमी को पता चल जाता है कि वो सच में वहां था। इसी ट्रिक से कुसुओ हर बार कोकोमी की अटेंशन से बच जाता है। अब फिजिकल एजुकेशन की क्लास का टाइम आ गया है। ये कुसुओ का सबसे नापसंद सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ उसे फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। कुसुओ की पूरी क्लास ग्राउंड पर जमा है, लेकिन कुसुओ को बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है। दूसरी तरफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव किनेशी हायरो पूरे जोश में है। उसकी क्लास में बहुत इज्जत भी है। स्टूडेंट्स को दो टीम्स में बांटा जाता है, टीम पेपर और टीम रॉक। टीम पेपर में कुसुओ और हायरो दोनों हैं। टीम रॉक में रिकी, तकाशी, शुन और 5 और स्टूडेंट्स हैं। गेम है डॉज बॉल, जिसे बॉल लगेगी और वो कैच नहीं कर पाएगा तो वो बाहर। गेम शुरू होता है और पेपर टीम रॉक का एक मेंबर बाहर कर देती है। रॉक टीम तुरंत कुसुओ को निशाना बनाने का फैसला करती है। कुसुओ वैसे भी खेलना नहीं चाहता तो उसे एलिमिनेशन से कोई दिक्कत नहीं। बॉल उसकी तरफ फेंकी जाती है, कुसुओ हिलता तक नहीं। बॉल सीधे उसके चेहरे पर लग जाती है। कुसुओ फील्ड छोड़ने वाला था, तभी उसे रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ एक रूल है, नो फेस रूल। फेस पे लगी बॉल काउंट नहीं होती। अब कुसुओ को फिर खेलना पड़ेगा, जो उसके लिए और भी बुरा है। अब बारी आती है उस अगली बॉल की जिसे कुसुओ को ऐसे फेंकना था कि किसी को चोट भी ना लगे और वो ज्यादा अच्छा भी ना खेले। कुसुओ बॉल उठाता है और बिल्कुल बिना ताकत लगाए फेंक देता है। अपोजिट टीम आसानी से बॉल पकड़ लेती है। कुसुओ की टीम को लगता है कि वो जानबूझकर खराब खेल रहा है क्योंकि उसका दोस्त रिकी दूसरी टीम में है। धीरे धीरे कुसुओ की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाती है। अब सिर्फ कुसुओ और हायरो ही बचे हैं। अगली बॉल कुसुओ की तरफ आती है, लेकिन बीच में कूदकर हायरो उसे खुद पर ले लेता है और चोट खा जाता है। अब टीम पेपर की सारी उम्मीदें सिर्फ कुसुओ पर टिक गई हैं। जिस चीज से वो भाग रहा था वही अब उसकी किस्मत बन चुकी है। कुसु समझ जाता है कि अब जमीन पर हर किसी की नजर उसी पर है। उसके सामने बड़ी दुविधा है। अगर वो मैच जीत गया तो उसकी पॉपुलैरिटी स्कूल में आसमान छू लेगी और कुसु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर वो बहुत खराब खेले तो लोग उसे मजाक बना देंगे, बुलिंग भी हो सकती है। कुसु टेलीपैथी से सभी की फीलिंग्स पढ़ता है। उसे पता चलता है कि अगर वो एवरेज खेला तो वो सेफ रहेगा। कुसु बॉल उठाता है और हल्के से फेंक देता है। अपोनेंट पकड़ नहीं पाता और बाहर हो जाता है। कुसुओ की फेवरेबिलिटी अचानक बढ़ जाती है। अब उसे फिर से मैच हारने की कोशिश करनी है। शुन बॉल फेंकता है लेकिन गलती से वो कैच हो जाती है और कुसुओ की पॉपुलैरिटी मीटर 60% से भी ऊपर चली जाती है। तभी हेरो लौट आता है, कहता है कि उसकी चोट ठीक है और वो फिर से खेल सकता है। कुसुओ और हेरो मिलकर अंत में मैच जीत जाते हैं। मैच के बाद कुसुओ की फेवरेबिलिटी 82% तक पहुंच चुकी थी। कुसुओ सोचता है अब इसे नीचे लाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद कुसुओ बताता है कि वो कोकोमी से दूर क्यों रहता है, क्योंकि उसे उसके मन की हर बात पता है। और कुसुओ जानता है कि भीतर से कोकोमी बहुत घमंडी और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाली है। बाहर से स्वीट, अंदर से गुस्सा करने वाली है। दूसरी तरफ एक लड़की है चियो, जो कुसुओ को थोड़ी पसंद आती है क्योंकि कुसुओ उसके दिमाग की बातें पढ़कर समझ चुका है कि चियो को उस पर क्रश है। अब कुसुओ यही सोच रहा है कि चियो का अटेंशन कैसे हटाए। चियो हर तरह की कोशिश करती है कि कुसुओ उसे नोटिस करे, लेकिन कुसुओ हर बार उससे एक कदम आगे होता है। चियो की हर प्लान फटाके की तरफ फेल हो जाती है। कुसुओ को पूरा भरोसा है कि चियो जल्द ही किसी और लड़के को पसंद कर लेगी। और सच में जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, एक लड़का आता है और चियो से बात करने लगता है। अगले सीन में कुसुओ के पेरेंट्स कुछ फर्नीचर मूव करना चाहते हैं। वो खुद कर सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह चाहते हैं कि कुसुओ अपनी पावर्स इस्तेमाल करे। कुसुओ जानबूझकर सारी
सारी चीजें गलत तरीके से करता है ताकि उसके पेरेंट्स हर छोटी छोटी चीज के लिए उसे ना बुलाएं। वे उससे अपने रूम्स की दीवारें भी तुड़वाना चाहते हैं। कुसुओ उसे भी गड़बड़ कर देता है। आखिर में पेरेंट्स हार मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, अब हम ही कर लेंगे। अगले दिन स्कूल पहुंचकर कुसुओ देखता है कि इमरजेंसी इंस्पेक्शन चल रही है। कुसुओ को इंस्पेक्शन से कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा साफ सुथरा और रूल्स के हिसाब से रहता है और अगर कभी दिक्कत हो भी गई तो वो कुछ मिनट के लिए किसी के दिमाग में छोटी सी सोच डालकर काम चला लेता है। सबसे बड़ी हैरानी तो लोगों को कुसुओ के सर पे लगे 2 छोटे एंटेना से होती है। कुसुओ ने सबके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि ये हेयर पिन्स है और इसी ट्रिक की वजह से उस पर कोई शक नहीं करता। जब कुसुओ पैदा हुआ था उसके बाल गुलाबी थे जो इस जगह पर बहुत अनयूजुअल था, इसलिए कुसुओ ने अपनी पावर्स से धीरे धीरे इंसानों की जैविक संरचना ऐसी बदल दी कि अलग अलग हेयर कलर्स दुनिया में नॉर्मल हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इंसानों की एवोल्यूशन भी तेज कर दी ताकि लोग नेचुरली ज्यादा केपेबल दिखें। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुसुओ नहीं चाहता कि वो बाकी दुनिया से अलग या सस्पिशियस लगे। असल में कुसुओ अनजाने में पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर डाल रहा है। अगली सीन में कुसुओ सड़क पर एक स्ट्रीट मैजिशियन देखता है, यूरोकू चोनो। लोग उसके ट्रिक्स देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जादूगर अपने करतब दिखाना शुरू करता है लेकिन कुसुओ उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसता क्योंकि वो साफ साफ देख सकता है कि जादूगर क्या छिपा रहा है। उसे उसकी टोपी में छुपा हुआ कबूतर दिख जाता है और उसके जादुई डिब्बे के पार्टीशन में छुपे हुए और कबूतर भी दिख जाते हैं। जादूगर का अगला कर्तव्य होता है लोगों को ये दिखाना कि वो अपनी असिस्टेंट को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जादू से पहुंचा सकता है। ट्रिक शुरू होता है लेकिन असिस्टेंट अपना टाइमिंग गड़बड़ा देता है और गलत जगह से बाहर आ जाता है। ये देखते ही दर्शक समझ जाते हैं कि वो नकली है और सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुसुओ वहीं लुका रहता है। सभी के जाने के बाद वो जादूगर के पास जाता है जो पहले से ही बहुत निराश होता है। जादूगर बताता है कि वो पहले एक ऑफिस वर्कर था लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी गई तो उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और किराया न दे पाने के कारण उसे घर से भी निकाल दिया गया। उसकी जिंदगी बहुत तेजी से बिखर गई। उसने सोचा कि सड़क पर जादू दिखाकर शायद वो पैसे कमा लेगा और उसकी पत्नी वापस आ जाएगी, इसलिए उसने दूसरी नौकरी का ऑफर भी ठुकरा दिया। लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वो गलत था। कुसुओ उस पर तरस खाते वो उसके लिए एक असली जादू दिखाता है। वो एक बड़े बैग से उसके असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है। ये देखकर जादूगर घुटनों पर गिर जाता है और कुसुओ से उसका मास्टर बनने की भीख मांगता है। बाद में कुसुओ टीवी देख रहा होता है जहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि यूरोकू एक खतरनाक स्टंट करने वाला है। यूरोकू को बांधकर एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और उसके पास केवल 5 मिनट होते हैं बाहर निकलने के लिए। समय समाप्त होने पर डिब्बे को नष्ट कर दिया जाएगा। कुसुओ सोचने लगता है कि क्या वो सच में बच पाएगा। आखिरी 2 मिनट बचे होते हैं और यूरोकू संघर्ष करता हुआ दिखता है जिससे कुसुओ परेशान हो जाता है। वो उसे बचाने के लिए टेलीपोर्ट होने के बारे में सोचता है लेकिन कैमरे में पकड़े जाने से डरता है। उसे पता नहीं होता कि असल में यूरोकू डिब्बे के अंदर है ही नहीं। उसने एक ऐसा डिवाइस लगा के रखा होता है जिससे ऐसा लगे कि वो अंदर है। आखिर में कुसुओ टेलीपोर्ट होकर डिब्बे में पहुंच ही जाता है। उसी समय कई तलवारें डिब्बे में धसा दी जाती हैं। फिर एक क्रेन उसे 30 मीटर ऊपर उठाती है और नीचे पटक देती है। इम्पैक्ट के बाद भी कुसुओ सुरक्षित रहता है। फिर डिब्बे को आग लगा दी जाती है लेकिन कुसुओ अंदर की हवा को बर्फ में बदलकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद एक हैवी रोलर भी उस पर चला दिया जाता है। फाइनली रोशनी मंच पर जाती है और यूरोकू पूरी तरह सुरक्षित खड़ा होता है जैसे कि उसने जादू से एस्केप कर लिया हो। दूसरी तरफ कुसुओ भी बिना कैमरे में आए वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। शो पूरी तरह सफल हो जाता है और दर्शक तालियां बजाते हैं। अगले सीन में शुन स्कूल के गुप्त कमरे में जाता है जहां वो और कुसुओ खुद को एक गुप्त संगठन के सदस्य होने का नाटक करते हैं, ब्लैक जेट विंग्स। वे अपनी सीक्रेट भाषा में बात करते हैं। शुन बताता है कि वो पहले डार्क रियूनियन का सदस्य था लेकिन उसने दुनिया बचाने के लिए वहां से भागकर इस नए ग्रुप को ज्वाइन किया। असल में वहां और भी सदस्य को आना होता है लेकिन सिर्फ ये दोनों ही आते हैं। मीटिंग खत्म होने पर शुन अगले दिन फिर आने का वादा करता है। रात में सचमुच डार्क रियूनियन के असली सदस्य उस कमरे में आते हैं और अपनी निशानी दीवार पर बना जाते हैं। अगली सुबह जब कुसुओ और शुन पहुंचते हैं तो शुन सदमे में चला जाता है लेकिन कुसुओ राहत फील करता है क्योंकि उसे उनकी बेवकूफी भरी मीटिंग्स में शामिल नहीं होना पड़ेगा। असल में रात को कुसुओ वहीं था लेकिन उसने डार्क रियूनियन को रोकने की जरूरत नहीं समझी। अगले सीन में रिकी कुसुओ के घर आता है और उसे बीच पर चलने को कहता है। वो कुसुओ की माँ को भी बताता है कि वो उसका दोस्त है जिससे कुसुओ की माँ बहुत खुश हो जाती है। कुसुओ की माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उसने कभी कुसुओ को किसी दोस्त के साथ नहीं देखा था। कुसुओ अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि रिकी उसका दोस्त नहीं है लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं सुनती। कुसुओ बीच पर नहीं जाना चाहता फिर भी उसकी माँ उसे जबरदस्ती भेज देती है। जब कुसुओ बीच पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हायरोंक और शुन भी वहाँ मौजूद है। किसी से बातचीत ना करनी पड़े इसलिए कुसुओ सीधा गहरे पानी में जाकर समुद्र की तलहटी पर लेट जाता है। वहीं लेटे लेटे वो देखता है कि रिकी एक डूबती हुई औरत को बचाने की कोशिश कर रहा है। हायरो और शुन भी कूदकर उसे बचाने जाते हैं लेकिन उल्टा चारों ही डूबने लगते हैं। रिकी तीनों को पकड़कर तैरने की कोशिश करता है लेकिन पानी उन्हें नीचे खींच रहा होता है। कुसुओ पानी के अंदर से अपना हाथ हल्का सा बाहर निकालकर रिकी के पैरों को धक्का देता है जिससे चारों एक झटके में पानी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। उस दिन रिकी को हीरो ऑफ द डे कहकर सम्मान दिया जाता है। स्कूल वापस आते हुए शुन कुसुओ से कहता है कि रिकी अजीब बर्ताव कर रहा है। रिकी जल्दी ही स्कूल छोड़ देता है और ये जोड़ी उसका पीछा करने का फैसला
फैसला करती है। रिकी एक फूलों की दुकान में फूल खरीदने जाता है। डुओ को लगता है कि शायद वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है। फिर वो रेस्टोरेंट में खाना लेने जाता है, जिससे उनकी शंका और बढ़ जाती है। शुन तो ये तक कह देता है कि रिकी शायद छोटी लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, इसलिए वे उसे रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें गलत निकलती हैं। रिकी दरअसल अपने पिता की कब्र पर जाने वाला होता है। उसके पिता की मौत उसके पैदा होने से पहले ही हो गई थी। उन्होंने सड़क पर भाग रही एक लड़की को बचाने की कोशिश की और ट्रक की चपेट में आ गए। रिकी उन्हें एक तस्वीर दिखाता है और दोस्तों को एहसास होता है कि रिकी बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। कुसुओ कब्रिस्तान में रिकी के पिता की आत्मा को देखता है, लेकिन वो मानने से इनकार करता है कि उसने सचमुच भूत देखा है। वो इसे सिर्फ रोशनी मानकर छोड़ देता है, क्योंकि कुसुओ भूतों पर विश्वास नहीं करता। उस रात घर पहुंचकर कुसुओ को किसी अनजान शख्स की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि भेजने वाला जानता है कि कुसुओ एक घोस्ट है। वो ये भी लिखता है कि उसका कुसुओ से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वो चाहता है कि कुसुओ उसका मास्टर बने। भेजने वाला दावा करता है कि उसके पास भी अनोखी शक्तियां हैं। कुसुओ उसकी पहचान पता करने का फैसला करता है। वो अपनी साइकोमेट्री शक्ति का प्रयोग करता है। ये वो शक्ति है जिससे वो किसी वस्तु की मेमोरी को पढ़कर उसके मालिक की पहचान जान सकता है। इसी कारण कुसुओ हमेशा बेहद पतला दस्ताना पहनता है, ताकि गलती से भी ये शक्ति एक्टिवेट ना हो जाए। कुछ देर बाद चिट्ठी भेजने वाला खुद कुसुओ के घर पहुंच जाता है। वो अपना नाम बताता है, रेइटा टॉरेट्स का। रेइटा बताता है कि उसके पास आत्माएं देखने की शक्ति है। वो एक स्पिरिट मीडियम है। वो चाहता है कि कुसुओ उसका मास्टर बने। वो 16 साल का है और जन्म से ही ये शक्ति रखता है। वो भूतों से बातचीत भी कर सकता है। शुरुआत में उसे असली इंसान और भूत में फर्क करना भी मुश्किल लगता था। कुसुओ सोचता है कि रेइटा की शक्ति लोगों को उनके मरे हुए प्रियजनों से मिलवाकर मदद कर सकती है। इसी दौरान रेइटा बताता है कि उसने कुसुओ के बारे में एक भूत से सुना था, लेकिन कुसुओ उसकी सोच साफ पढ़ सकता है और समझ जाता है कि रेइटा अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी गंदी हरकतों के लिए करना चाहता है। जाते समय कुसुओ गलती से अपना दस्ताना उतार देता है और रेइटा को छू लेता है। कुछ सेकंड के लिए कुसुओ को भी भूत दिखने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में कुसुओ को पता चलता है कि रेइटा उनके स्कूल में ट्रांसफर होकर आ गया है। कुसुओ उससे पूछता है कि वो उसके स्कूल में क्यों आया है। रेइटा पहले दिन से ही लड़कियों में फेमस हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें उनके गार्डियन स्पिरिट के बारे में बताता रहता है। रेइटा कुसुओ से साइकिक पावर्स मांगता रहता है, ताकि वो लड़कियों के कपड़ों के अंदर तक देख सके। जल्द ही कई लड़कियां रेइटा के पास अपना गार्डियन स्पिरिट जानने आ जाती हैं। तभी शुन आता है और रेइटा को बेनकाब करने का प्लान बनाता है। वो रेइटा से कहता है कि वो उसका गार्डियन स्पिरिट बताए। शुन उम्मीद करता है कि रेइटा कहेगा कि उसका गार्डियन स्पिरिट कोई सील्ड मॉन्स्टर या खतरनाक प्राणी है, लेकिन रेइटा कह देता है कि शुन का गार्डियन स्पिरिट तो एक चिहुआहुआ है। ये सुनकर शुन भड़क जाता है और कहता है कि रेइटा पूरा धोखेबाज है। तभी रिकी भी आ जाता है और वो भी रेइटा से अपने गार्डियन स्पिरिट के बारे में पूछता है। रेइटा सबको तब चौंका देता है जब वो कहता है कि रिकी का गार्डियन स्पिरिट एक पॉलिटिशियन है। कुछ देर बाद रेइटा अचानक रिकी को घूसा मार देता है। रिकी समझ ही नहीं पाता कि रेइटा ने उसे क्यों मारा। रेइटा कुसुओ को बताता है कि उसे लगा था कि रिकी कोई भूत है। फिर वो कुसुओ से कहता है कि वो बिना दस्ताने उसे छुए, ताकि वो सच समझ सके। जब कुसुओ उसे छूता है तो उसे तुरंत रिकी के पिता दिखाई देते हैं। रेइटा कुसुओ को बताता है कि रिकी के पिता ही उसका असली गार्डियन स्पिरिट है। अगले सीन में कुसुओ ये समझाता है कि हायरो अपनी क्लास में इतना सम्मान क्यों रहता है। वजह साफ है, वो बेहद मेहनती, दयालु और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला इंसान है, चाहे उसके लिए कितनी ही परेशानी क्यों न हो। उस दिन स्कूल के बाद हायरो कुसुओ को बताता है कि स्पोर्ट्स डे आने वाला है और उसे सारी तैयारियां पहले से पूरी करनी है। वो कुसुओ को बताता है कि वो एंट्री गेट बना रहा है और शुन भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन उसे जुकाम हो गया। अब बस गेट के दोनों तरफ की आर्चेस जोड़ना बाकी था। दोनों जब गेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा गेट बर्बाद हो चुका है। हायरो कहता है कि वापस जाने से पहले उन्हें इसे ठीक करना ही होगा। दोनों काम पर लग जाते हैं, लेकिन कुछ सामान की कमी पड़ जाती है। हायरो सामान लेने चला जाता है और तभी कुसुओ मौका मिलते ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे गेट को तुरंत ठीक कर देता है। कुसुओ अपनी शक्ति से देखता है कि हायरो कहाँ है और उसे पता चलता है कि हायरो एक भारी लकड़ी अपने कंधों पर उठाए स्कूल लौट रहा है। रास्ते में कुछ स्टूडेंट उसे देखते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। सभी मिलकर स्कूल आते हैं और जल्दी से लकड़ी काट कर गेट को तैयार कर देते हैं, जबकि स्पोर्ट्स डे में अभी 1 महीना बाकी है। अब कुसुओ घर पर अकेला होता है, क्योंकि उसके माता पिता एक बंदे की शादी में गए थे। घर साफ करते समय कुसुओ को एक कॉकरोच दिखाई देती है और वो डर के मारे तुरंत टेक्सास टेलीपोर्ट कर जाता है। असल में कुसुओ की सबसे बड़ी कमजोरी कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि वो उनकी हरकतों का अनुमान नहीं लगा सकता और अब तक उसकी माँ ही घर में सारे कीड़े मकोड़ों से निपटती थी। टेक्सास में बैठा कुसुओ याद करता है कि उसके घर एक पैकेज आने वाला है, तो वो प्लान बनाता है जल्दी घर जाकर कॉकवुड से बचकर पैकेज लेना है और फिर वापस टेक्सास लौट जाना है। जब कुसुओ घर लौटता है और दरवाजा खोलता है तो डिलीवरी बॉय की जगह रिकी को देखकर हैरान रह जाता है। कुसुओ को तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है। वो रिकी को कॉकरोच मारने का काम दे देता है। रिकी को कीड़ों से कोई डर नहीं होता और वो 100 कीड़े भी आराम से खत्म कर सकता है। कुछ देर बाद रिकी कॉकरोच ढूंढकर उसे खत्म कर देता है। उस रात
कुसुओ के माता पिता घर लौटते हैं और बहुत खुश होते हैं कि घर चमक रहा है। अगले दिन कुसुओ को पता चलता है कि चियो फिर से उस पर दिलचस्पी लेने लगी है। उसने सभी लड़कों को भगा दिया है जो पहले उसे पसंद करते थे। ये कुसुओ के लिए एक नई समस्या बन जाती है। असल में सेकेंड ईयर का एक लड़का टाकेरो चियो को पसंद आता है, लेकिन चियो उसकी एक आदत से नफरत करती है, उसके पैर बुरी तरह बदबू मारते हैं। कुसुओ उसकी सोच बढ़कर ये सब जान लेता है और फैसला करता है कि वो दोनों के रिश्ते को ठीक करेगा। स्कूल खत्म होने के बाद टाकेरो और चियो एक साथ बाहर जाते हैं और आर्केड जाने का प्लान बनाते हैं। कुसुओ ये पता करता है कि चियो को टाकेरो की कौन कौन सी बातें परेशान करती हैं। उसे पता चलता है कि चियो खुश होती अगर टाकेरो को याद रहता कि आज उनकी 3 महीने की एनिवर्सरी है। कुसुओ अपनी शक्ति से टाकेरो के दिमाग में एनिवर्सरी की बात डाल देता है। ये सुनकर चियो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दिन खत्म होने से पहले ही चियो टाकेरो को छोड़ देती है। वजह, वे एक जगह बैठे थे और टाकेरो ने अपने जूते उतार दिए, जो चियो के लिए सबसे बड़ा डर था, और वो तुरंत भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में कुसुओ सोचता है कि उसे आज जल्दी घर जाना है क्योंकि एक शो आने वाला था जिसे वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन स्कूल से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया क्योंकि हर कोई उसे ढूंढ रहा था। हायरो उसे पिछले दिन की मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता था, शोन उसे अपना नया हाइडआउट दिखाना चाहता था, कोकोमी उसे कुछ कागज देना चाहती थी, और इसी तरह हर कोई किसी न किसी काम के लिए उसे ढूंढ रहे थे। पूरे स्कूल में हर कोने पर लोग उसकी तलाश में खड़े थे और कुसुओ नहीं चाहता था कि वो किसी की नजर में आए। वो अपनी अगली चाल सोचने के लिए वॉशरूम चला जाता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो देखता है कि हायरो तो स्कूल के गेट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर कुसुओ समझ जाता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है, इसलिए वो इनविजिबल होने का फैसला करता है। पर एक प्रॉब्लम थी, अगर वो किसी से टकरा गया तो उसी पल फिर से दिखाई देने लगेगा, इसलिए उसे बेहद सावधान रहना था। उसकी योजना लगभग सफल हो रही थी, तभी रास्ते में रेता आ जाता है, जिसे इनविजिबल कुसुओ साफ साफ दिख जाता है। रेता उसे हाथ लगाता है और कुसुओ तुरंत विजिबल हो जाता है। इसके बाद सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और अपनी अपनी मांगे करने लगते हैं। पर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसके पास टेलीपोर्ट होने की भी तो पावर है। शायद ये बात मेकर्स भूल गए होंगे। अब बारी आती है पीके एकेडमी के स्पोर्ट्स डे की। कुसुओ ने सोचा था कि वो ये दिन छोड़ देगा, मगर उसके माता पिता उसे खींच कर ले आए, यहाँ तक कि वे एक कैमकॉर्डर भी साथ लाए थे। सेकंड ईयर की अलग अलग क्लासेस के लीडर इस प्रकार थे: क्लास 1 हारो असुगुमा, क्लास 2 यूजी उसुमा, क्लास 4 केंजी तानिहारा, क्लास 5 ईए मात्सुदा, क्लास 3 कुसुओ की क्लास। और लीडर कौन है सबको पता है। पहला इवेंट था 100 मीटर डैश। कुसुओ रेस में हिस्सा लेता है और जानबूझकर तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन तीसरा आने पर भी उसकी क्लास के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और ये देखकर कुसुओ चौंक जाता है। 3 लेगेड रेस में सवाकिटा भाग लेता है। उसे रेस के दौरान किसी को अपनी बाहों में उठाकर दौड़ना था। सवाकिटा कोकोमी को उठाकर दौड़ता है और रेस जीत भी लेता है। एक दूसरी रेस के दौरान अचानक रेकी कुसुओ के सर में लगी 2 एंटीना में से एक को खींच देता है और कुसुओ तुरंत बेहोश हो जाता है। दोस्त घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कुसुओ को क्या हुआ है। उसी समय वासा स्पेस स्टेशन की पूरी मेन सिस्टम गिर जाती है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक रिसर्च लैब का सिस्टम भी उसी पल खराब हो जाता है। कुछ देर बाद कुसुओ होश में आता है। लगता है रिकी ने एंटीना वापस अपनी जगह सेट कर दिया। कुसुओ अब टेंशन में है। वो यहाँ तक सोचने लगता है कि उसे रिकी को खत्म ही कर देना चाहिए क्योंकि वो अब खतरा बन चुका है। इसके बाद कुसुओ बताता है कि उसकी एंटीना असल में काम क्या करती हैं। लेफ्ट एंटीना एक रेगुलेटर डिवाइस है जो उसकी शक्तियों को नियंत्रित करता है। असल में कुसुओ जितना शक्तिशाली दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये डिवाइस उसे नियंत्रण में रखता है। वो शुक्र करता है कि एंटीना सिर्फ कुछ सेकंड के लिए निकला था, वरना उसकी शैतानी शक्तियां क्या कर देती इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब उसने तय कर लिया है कि वो आगे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा। थोड़ी ही देर में उसके क्लासमेट्स उसे लेने आते हैं। अगला इवेंट था टग ऑफ वॉर। कुसुओ रस्सी पकड़ते ही आसानी से पूरी दूसरी टीम को घसीट लेता है। क्लास 3 विजेता घोषित कर दी जाती है। अब कुसुओ भागकर घर लौटना चाहता है, लेकिन कुल अंकों में क्लास 3 की हालत खराब थी। वे अभी भी 2 क्लासों से पीछे थे। अब आखिरी 2 इवेंट ही उन्हें बचा सकते थे। बीन बैग टॉस शुरू होता है। कुसुओ अपनी शक्ति का बहुत हल्का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी क्लास की थ्रो सीधे बास्केट में जाए। उसे लगता है कि अब क्लास 3 जीत जाएगी, लेकिन रिजल्ट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्लास 4 ने उनसे ज्यादा बीन बैग्स डाल दिए थे। असल में क्लास 4 ने सारे बीन्स को एक बड़े सैक में भरकर उसी को बास्केट में डाल दिया था। ये चीटिंग नहीं मानी गई क्योंकि नियमों में इस पर कोई रोक नहीं थी। नंबर जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक आखिरी मौका बचा है। अगर फाइनल इवेंट में क्लास 4 आखिरी आए तो क्लास 3 अभी भी जीत सकती है। आखिरी इवेंट शुरू होता है इंटर क्लास रिले। खैर ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें, और अगर आप अपने किसी पसंदीदा एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।